नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत ही बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक चैप्टर हो गया आपका इनवॉइस का, और दूसरा चैप्टर करेंगे इसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई का। इन दोनों चैप्टर में रत्ती बराबर चेंज नहीं है। इसमें अगर चेंज की बात करो तो बस इतना सा चेंज है, मैं आपको बताऊं कि जो ई इनवॉइस आपका होता है उसके लिए लिमिट होती है 500 करोड़ वाली। अब वो लिमिट घट के हो गई है 50 करोड़, और ये वाली बात मैंने इस वीडियो के अंदर बता भी रखी है जो आप देखने वाले हैं। अदरवाइज तो कोई चेंज नहीं है। तो आप वीडियो को एंजॉय करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? यस सर। ओके है। करते हैं शुरुआत मालिक आज के सेशन की। तो जैसा कि हम जानते हैं बाबा की ब्यूटी के मुताबिक, जो कि हमारा बेसिकली मुख्य डायग्राम है, इसके मुताबिक हमने कितना काम कर लिया है और कितना काम करना हमें बाकी है। तो सबसे पहले हम देख चुके थे गुड्स या सर्विस क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर गुड्स या सर्विस नहीं है तो मौज करो, जीएसटी की दुनिया से बाहर निकल जाओ। गुड्स या सर्विस बनता है तो फिर नेचुरली देखते हैं कि वो गुड्स या सर्विस की सप्लाई बनी या नहीं बनी। बनती है तो आगे चलेंगे, नहीं तो यहीं से आउट। सप्लाई बन जाती तो चेक करो उसका नेचर क्या है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। आफ्टर दैट चेक करो वो गुड्स या सर्विस की सप्लाई चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, क्या वो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हुई है या नहीं। अगर हां तो जीएसटी लेवी हो जाएगा, और अगर नहीं तो मौज करो, यहीं से पिक्चर से आउट कर दिए जाओगे। आगे जीएसटी की बात नहीं होगी। टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होने के बावजूद भी चेक करना है कि कहीं आपकी सप्लाई एग्जम्पशन में फॉल तो नहीं कर रही है। अगर करती है तो भाई साहब आउट, और नहीं तो फिर हम आगे की बात करके चलते हैं। यहां 5वें गेट तक आते आते ये तय हो जाता है कि जीएसटी लगना है या नहीं लगना है, और अगर लगना है तो फिर यहां पर आकर 6वें बॉक्स पर आकर हम सीखते हैं कि जीएसटी कंप्यूट कैसे किया जाएगा। तो यहां के लिए बताए जाते हैं दो तरीके। एक आती है रेगुलर स्कीम और दूसरी आती है यहां पर कंपोजिशन स्कीम। वो हम ऑलरेडी डिस्कस अपना कर चुके हैं। अब जब ये पता लग गया जीएसटी कितना लगेगा, तो फिर अगला प्रश्न आता है कि जीएसटी का पेमेंट भला कौन करेगा। तो कौन करेगा? नॉर्मली तो जो करता है सो भरता है, सप्लायर ही जीएसटी का पेमेंट करता है। लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियों में जब हमारा रेसिपिएंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, या वो पकड़ में नहीं आ रहा होता है सरकार की में, तो उन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाता है, और वहां पर रेसिपिएंट लाइबल टू पे जीएसटी हो जाता है। उसके बाद यूं तो मेरा अगला चैप्टर आ रहा है सीरीज में टाइम ऑफ सप्लाई का, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए हमें इनवॉइस चैप्टर की जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं इनवॉइस का चैप्टर, और इनवॉइस के चैप्टर के बाद में बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर जी, हम तो तैयार हैं। सर, आईटीसी एंड वैल्यूएशन क्वेश्चन इज रेलिवेंट फॉर दिस असेंबली विच यस सचिन, जो क्वेश्चन आंसर मैंने पिछली बार डाले थे वही क्वेश्चन आंसर आपके इस बार के लिए भी रेलिवेंट हैं, क्योंकि इन दो चैप्टर्स में अमेंडमेंट नहीं थी, इसलिए वही क्वेश्चन आंसर आपके आईटीसी और वैल्यूएशन वाले रेलिवेंट रहेंगे। मैं उन दो वीडियोस को रीशेयर कर दूंगा मई 21 के हिसाब से, ठीक है? चलो जी। चलो बाबू, मैं क्वेरीज आपकी क्लास के बाद में लूंगा, मतलब जो टॉपिक से सम अदरवाइज क्वेरी हैं उनको बाद में लूंगा, क्योंकि बीच में फ्लो टूट जाता है आपका भी और मेरा भी। तो यहां है आपका ये इनवॉइस का चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपके 4 सेक्शंस, मतलब ऐसे मान के चलना कि जैसे आप खुद को रिवाइज करना हो तो आप अपनी किताब खोल के ऐसे बैठे हो, और मैं भी आपके बराबर में आपका बेस्ट फ्रेंड बनकर आपके बराबर में बैठा हूं, और आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ताकि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। तो आप अपने बराबर में ही मुझे बैठा हुआ समझे और अपना बेस्ट फ्रेंड आप मुझे बना लें, ठीक है? तो कहते हैं भैया यहां पर आकर 4 सेक्शंस आपके आएंगे, सेक्शन नंबर 31 से लेकर सेक्शन नंबर 34 तक।
जो इस पूरे चैप्टर का मसाला है वो सेक्शन नंबर 31 में है। 80% चैप्टर अंडर सेक्शन 31, बाकी 20% में आपके 3 सेक्शंस और आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करी जा रही है हमारे सेक्शन नंबर ये है आपका 32 करके होता है बेसिकली, कि ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन इश्यू द टैक्स इनवॉइस। एक रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है। अगर मेरा देखो, टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है बाबू मेरे कि उसके तहत मैं सामने वाले व्यक्ति से जीएसटी चार्ज कर सकता हूं, और जो व्यक्ति जीएसटी चार्ज कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर्ड व्यक्ति की ही गवर्नमेंट के प्रति लायबिलिटी बनती है। और जब मेरी गवर्नमेंट के प्रति लायबिलिटी बनती है, ओनली देन आई हैव ए राइट टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम माई कस्टमर। बिना रजिस्ट्रेशन के मुझे मेरे कस्टमर से जीएसटी वसूल करने का अधिकार नहीं आता है, राइट। तो इसलिए इस चैप्टर में हम एक रजिस्टर्ड पर्सन से ही अपनी बातें करके चल रहे हैं। अ पर्सन हु इज नॉट ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल नॉट कलेक्ट जीएसटी। दूसरी बात, अगर आप रजिस्टर्ड हो और जीएसटी कलेक्ट करने का आपको राइट दिया गया है, तो आप तमीज में रहकर ही जीएसटी कलेक्ट कीजिएगा। तमीज का मतलब यह है कि अगर 5% का रेट लगता है आपकी सप्लाई के ऊपर, तो 5% लेना। 18% बनता है तो 18 लेना। जितना आपने गवर्नमेंट को देना है उसी हिसाब से उतना ही आपने सामने वाले से लेना है। वैसी वाली बात यहां पर बताई जाती है। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 33 यहां पे करके, जो कहता है कि जो भी आपने जीएसटी कलेक्ट किया है उसे आप छिपाओगे नहीं, दिखाओगे। हम भी तो देखें कि वाकई में आपने सही से जीएसटी कलेक्ट किया है या नहीं किया। जहां जहां जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, आप उसे शो ऑफ करके चलोगे। ऐसी वाली बात यहां पर बता दी जाती है। तो ये 2 छोटे छोटे सेक्शंस थे। उसके बाद अब मैं डिस्कशन करता हूं आपसे सेक्शन नंबर 31 का। जो बचा हुआ सेक्शन 34 है उसमें हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करके चलते हैं। ठीक है जी, यस सर। तो यहां पर ऐसे करके आप हमसे बात करना चाह रहे हैं। 3B बाबू, इस चैप्टर के अलावा जो क्वेरीज हैं मैं आपकी ना अलग से ले लूंगा। आप कहोगे तो ये लेक्चर खत्म करने के बाद तुरंत मैं दूसरे सेशन में लाइव आपके लिए हो जाऊंगा, आपकी क्वेरीज के लिए, अगर आप चाहते हैं तो। मैं पक्का हूंगा, मैं ये सेशन कंप्लीट करने के बाद अगेन लाइव होऊंगा। तो आप अपनी अदरवाइज इस इनवॉइस चैप्टर की क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हाथ के हाथ। ठीक है जी, आगे बाबू बात समझ में। व्हाट्सएप पे क्वेरी का रिप्लाई क्यों नहीं करते? करता हूं यार, ऐसे मत किया करो, तुम पब्लिकली ऐसे कह रहे हो हैं। करता हूं यार, मैं जितनी हो सकती उतनी करता हूं मैं। हाँ और चलो जी, हाँ जी। तो यहां पर पहला पॉइंट आता है हु इज। ये मैंने चैप्टर को ना ऐसे डिस्कस करना है। अब बराबर में बैठे हो ना मेरे? हाँ जी, कि इनवॉइस कौन इश्यू करता है, हु विल इश्यू द इनवॉइस। उसके बाद इनवॉइस कब इश्यू करना है, और फिर आएगा इनवॉइस आपको कैसे इश्यू करना है। क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मार्क अगर हम लगाते हैं तो काफी कुछ चैप्टर हमारी ग्रिप में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है यहां पर कि हु इज रिक्वायर्ड टू इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। तो पहले जानना यह जरूरी है कि इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई का भेद क्या है। ठीक है जी, इनवॉइस मेरे साथ साथ रहिएगा, मुझसे आगे पीछे मत दौड़ना। इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जहां पर हम वैल्यू के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति से जीएसटी भी चार्ज करते हैं, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई के अंदर हम वैल्यू ही चार्ज करते हैं। हम यहां पर बंदे से जीएसटी चार्ज करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रेगुलर स्कीम में है और टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, क्या उसे जीएसटी वसूल करने का अधिकार है? यस। तो वो व्यक्ति यहां पर इनवॉइस इश्यू करेगा। दूसरा, एक व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति है, रेगुलर स्कीम में है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील कर रहा है, क्या जीएसटी वसूल करने का अधिकार है? नहीं। तो वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा। एक व्यक्ति रजिस्टर्ड है लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में है, क्या उसे जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार है? द आंसर इज नो। वो व्यक्ति यहां पर बिल ऑफ सप्लाई अपना इश्यू करके चलेगा। ऐसे करके हमारी यहां पर बात आ जाती है। दूसरा, एक व्यक्ति मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन है, रेगुलर स्कीम में है और वो एक ही कस्टमर को एक ही टाइम पर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों प्रकार की सप्लाई एक ही डॉक्यूमेंट के तहत कर रहा है। तो टैक्सेबल तो मतलब जीएसटी कलेक्ट करना है, और एग्जेम्प्टेड दे रहा है तो मतलब उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। तो वो क्या देगा, इनवॉइस देगा या बिल ऑफ सप्लाई देगा? सर, ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई।
अच्छा, जो रेसिपिएंट आदमी होता है इनवॉइस के दम पर अपनी किताबों में आईटीसी ले पाता है, लेकिन रेसिपिएंट आदमी इस बिल ऑफ सप्लाई के दम पर किताबों में क्रेडिट नहीं बुक कर पाता है। क्योंकि मालिक यहां पर उसने रेसिपिएंट की जेब से कोई जीएसटी का अमाउंट गया ही नहीं, तो इसलिए कोई किसी प्रकार के आईटीसी की बात उसके एंड पर नहीं हो सकती है। यही बात मैंने आपकी यहां पर लिखी हुई है। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करके चलेगा। एक और छोटी सी बात यहां पर निकल कर आती है, स्मॉल वैल्यू इनवॉइस। दो बातें ध्यान में रखना, अगर आपका जो इनवॉइस है वो स्मॉल वैल्यू का बनता है, स्मॉल वैल्यू का मतलब है बिलो 200 की वैल्यू का है, और सामने वाला जो व्यक्ति जो रेसिपिएंट है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड व्यक्ति होता है तो उसे बोलते हैं B2C सप्लाई के नाम से जानते हैं। जब सामने वाला क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता, दिस इज कॉल्ड B2C सप्लाई। तो छोटा इनवॉइस है और B2C सप्लाई कर रही हो तो ऐसे वाले हालात में इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई आपको इश्यू करने की आवश्यकता नहीं होती है, चिल्लर सप्लाई मानी जाती है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आएगी कि आपने सामने वाले, अच्छा रजिस्टर्ड व्यक्ति हुआ तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तो क्रेडिट लेना है तो उसको तो आपने डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर B2C सप्लाई है तो वहां पर देना जरूरी नहीं है। लेकिन इससे आपकी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई मैच नहीं हो पाएगी, बिकॉज सपोज आपने 100 यूनिट परचेज की हैं, 80 की बड़ी बड़ी सेल हुई थी और 20 यूनिट आपने छुटपुट सेल कर दी, इनवॉइस आपने इश्यू नहीं किया, तो ऑडिटर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, भाई साहब 100 लेकर आए थे, सेल तो 80 की दिख रही है, 20 कहां गई। तो उसको दिखाने के लिए जितने के आपने इनवॉइस रेज नहीं किए हैं उतने का एक कंसोलिडेट इनवॉइस बनाकर आपने अपने पास रख लेना है, ताकि ऑडिटर को टाइम पर जवाब दिया जा सके। तो वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। आगे आते हैं रिसीट वाउचर। अगर किसी व्यक्ति को एडवांस पेमेंट मिल जाता है तो उसके लिए अगर वो इनवॉइस नहीं देना चाहता है तो रिसीट वाउचर दे सकता है। आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी, हो सकता है मैं आपको इनवॉइस दे दूं, अगर मैंने आपको इनवॉइस दे दिया है तो फिर रिसीट वाउचर इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर मैं आपको इनवॉइस नहीं दे रहा हूं तो मुझे रिसीट वाउचर यहां पर इश्यू करना पड़ेगा। दोनों के इंप्लीकेशंस में फर्क क्या आ जाता है। मान लीजिए मैं सर्विस में डील करता हूं, ठीक है, और मैंने इनवॉइस इश्यू कर दिया, तो इनवॉइस के आधार पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, मुझे जीएसटी पे करना पड़ जाएगा, और इनवॉइस के आधार पर सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट ले पाएगा या नहीं। सर अभी एडवांस पेमेंट आया है, सर्विस अभी नहीं दी गई है, तो सामने वाला व्यक्ति इनवॉइस मिलने पर क्रेडिट नहीं ले सकता, बिकॉज सेक्शन नंबर 16 आता है आईटीसी चैप्टर का, वो ये कहता है कि जब तक आपको सप्लाई रिसीव नहीं होगी तब तक आप कोई किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं ले सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने इनवॉइस रेज नहीं किया बल्कि मैंने रिसीट वाउचर सामने वाले व्यक्ति को दे दिया है, तो वैसे हालात में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट को बेस बनाकर निकाल दिया जाएगा, मेरा तो टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, मुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। पर चूंकि सामने वाले व्यक्ति को ना तो सप्लाई रिसीव हुई है और ना ही मैंने उसे इनवॉइस दिया है, उसके क्रेडिट बुक करने के लिए उसके पास इनवॉइस भी होना चाहिए और सप्लाई रिसीव भी होनी चाहिए, उसे अब भी इस केस में भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो दोनों सिचुएशंस में रेसिपिएंट को तो क्रेडिट नहीं मिलने वाला है एडवांस पेमेंट पर, लेकिन मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। हाउएवर, अगर हम गुड्स का एग्जांपल लेके चलते हैं और हमें एडवांस पेमेंट मिल जाता है और मैंने अगर मान लीजिए उसका इनवॉइस रेज कर दिया, फिर तो मेरा जीएसटी बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मेरा आ जाएगा सप्लायर का। लेकिन अगर मैंने रिसीट वाउचर दिया है तो यहां पर मेरी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट से लिंक नहीं होता, वो इनवॉइस से लिंक होता है। तो कहने का मतलब यह कि अगर आप सर्विस सेक्टर में डील कर रहे हो तो चाहे आप इनवॉइस दे दो चाहे रिसीट वाउचर दे दो, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलना ही निकलना है। लेकिन अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो अभी इनवॉइस रेज मत करना एडवांस पेमेंट पर, क्योंकि इनवॉइस रेज करते ही टाइम ऑफ सप्लाई निकल आएगा, तो आपको रिसीट वाउचर वहां पर दे देना चाहिए। इज इट ओके? थम्स अप दे दिया करो। अच्छा जी, निर्वाण आ गया मेरा बच्चा। कॉमर्स अवर कॉमर्स वर्ल्ड, हाय सर, हाय हेलो। अच्छा जी मेरा अटेम्प्ट मई 2022 में है, आईडीटी क्लास ले सकूं? लो ना, क्या दिक्कत है यार, हर 6 महीने पे छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, इस बार भी चेंजेस हैं। और इस बार मैं बताऊं आपके लिए, जो नवंबर 2021 है उसके लिए बस 2 चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, 2 नहीं 3 बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में, इनवॉइस में और आपके रिटर्न में। रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, रिटर्न, इन 3 चैप्टर्स में चेंजेस हैं और कोई भारी भरकम चेंजेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, ठीक है। तो वैसे करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-2020 है, मई 21 के लिए भी वही है और नवंबर 21 के लिए भी वही वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू करवाई जाएगी, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं मालिक, मुझे थम्स अप दे दिया करो आप, ठीक है ना, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं ठीक से। क्या इनवॉइस पर सिग्नेचर होने जरूरी हैं? नॉर्मली इनवॉइस पर सिग्नेचर होने जरूरी होते हैं, लेकिन अगर इनवॉइस आपके ईआरपी से जनरेट हुआ है, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है, तो उस पर इनवॉइस की आवश्यकता नहीं होती। और आपने लिखा दिखा भी होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर, इट इज कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट, नो नीड ऑफ सिग्नेचर। अगला पॉइंट आता है कि इनवॉइस आपको कब इश्यू करना होता है। तो कब का मतलब यह है कि भाई साहब लास्ट डेट आपको यहां पर चेक करनी होगी। मान लीजिए आपको सप्लाई देनी है यहां पर जाकर, तो इनवॉइस की लास्ट डेट निकालेंगे हम। क्या इनवॉइस इश्यू करने की कोई मैं एडवांस में इनवॉइस इश्यू कर सकता हूं या नहीं? जैसे मान लीजिए सप्लाई देनी है मुझे 2025 में जाकर, क्या इसका मैं इनवॉइस आज यहां पर इश्यू कर सकता हूं? द आंसर इज यस, कर सकते हो, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इससे सरकार का अच्छा ही है, सरकार के फेवरेबल चीज है। जैसे आप इनवॉइस इश्यू करोगे ना, वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देंगे और टाइम ऑफ सप्लाई निकलते आपकी जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन सामने वाले को क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उसे सप्लाई रिसीव हो नहीं जाती। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल पे कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है कि आपका इनवॉइस कट ऑफ डेट से लेट नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू रिमेंबर लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। अगर हम गुड्स की बात करके चलते हैं तो यहां पर एक आती है, एक जनरल पोजीशन आपके लिए निकल कर आती है। जनरल पोजीशन के अंदर यह बोलता है कि भाई साहब हमारी बात सुनिएगा, यहां अगर आपकी फैक्ट्री या शोरूम जो भी है और यहां से गड्डी तैयार हो जाती है, गड्डी चली है, छलांगा मार दी, लेकिन इस गड्डी के छलांग मारने से पहले ही यही रिमूवल के वक्त ही आपको इनवॉइस देना होगा, क्योंकि रास्ते में मिलते हैं मामा जी, यानी कि अधिकारी मिलेंगे, इंटरसेप्टर मिलेंगे, वो इनवॉइस और ई वे बिल आपका चेक करते हैं। तो इसलिए दिस इज द लास्ट डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल। लेकिन कहते हैं किस्मत की लकीरें हाथों में होती हैं, बट किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि भैया इनवॉइस इश्यू करना है आपको रिमूवल के वक्त पर, लेकिन अगर रिमूवल ही ना हो तो फिर इनवॉइस कब इश्यू करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल सेल एंड लीज बैक, मैंने मेरा कैमरा सेल कर दिया और तुरंत लीज बैक कर लिया, अब मुझे इससे रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कैमरा अपनी जगह पर बना रहा, इसका कोई मूवमेंट यहां से नहीं हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स बट स्टिल सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। तो वैसे वाले सिचुएशन में जैसे ही हम अपने गुड्स की डिलीवरी देते हैं, हैंडओवर करते हैं, उसके पोजीशन में गुड्स देते हैं, तो उसी वक्त पर हमें इनवॉइस इश्यू करना जरूरी हो जाता है। तो रिमूवल की डेट या डिलीवरी डेट इज द लास्ट डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। राइट सर, ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है। अब इसमें आते हैं दो आपके स्पेशल केस, ये है आपका स्पेशल केस नंबर 1 करके आता है मालिक, और ये आता है यहां स्पेशल केस नंबर 2। दो स्पेशल केस यहां पर आते हैं। अगला आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ये कहते किसे हैं? जहां पर लगातार गुड्स की सप्लाई की जा रही होती है। ये आपका सप्लायर है और यहां पर ये आपका रेसिपिएंट है। सप्लायर है इंडेन, सप्लायर है इंडेन मालिक, और यहां से गैस सिलेंडर एलपीजी गैस जो कि लायबल टू जीएसटी होती है, गैस की सप्लाई की जाती है। मान लीजिए आपकी पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है। अब पाइपलाइन के थ्रू जो आपकी ये गैस आ रही है तो लगातार सप्लाई की जा रही है। हां बोलो, हाँ हाँ सर जी। लेकिन क्या इसका हिसाब हर महीने होता है? जी नहीं, हर महीने नहीं होता सर, हिसाब होता है लाइक मंथली फ्रीक्वेंसी पे होता है। एक महीने में हम जितनी भी गैस कंज्यूम कर लेते हैं उसका हिसाब, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी गैस कंज्यूम हमने करी है उसका हिसाब करवा दिया जाएगा आपका, लाइक 5 फरवरी को उसका बिल आ जाएगा या 4 फरवरी को बिल आ जाएगा। साथ में पूरा हिसाब बन के आता है कि ये भाई साहब आपने इतनी, इस डे पर इतनी यूनिट आपने कंज्यूम की, दिस इज द टोटल यूनिट। ये स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट के साथ इनवॉइस उनका लगकर आ जाता है। वैसे करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पर सीमेंट लगातार सप्लाई किया जा रहा है 3-4 साल तक, तो वहां पर हर एक मूवमेंट के साथ इनवॉइस इश्यू नहीं किया जाता, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी पीरियोडिकली इनवॉइस इश्यू किया जाता है। तो कहने का मामला यह है कि यहां पर आपके पीरियोडिक इनवॉइस इश्यू किए जाते हैं, पीरियोडिक इनवॉइस इश्यू किए जाते हैं, पीरियड के आधार पर, ना कि ट्रांजैक्शन के आधार पर इनवॉइस इश्यू होते हैं। तो पीरियोडिकली जहां पर भी आपका वो हिसाब बन के आ रहा है, चाहे वो 15 दिन की फ्रीक्वेंसी पे हो, चाहे 1 महीने की फ्रीक्वेंसी पे हो, चाहे 2 महीने की फ्रीक्वेंसी पे हो, जो भी फ्रीक्वेंसी सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में तय हुई है, जो हिसाब वाली डेट है, स्टेटमेंट वाली डेट है, उस डेट पर आपको इनवॉइस इश्यू करना होगा। दिस विल बी द लास्ट डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
जाएंगे। ठीक है राधे? हाँ सर। अगर मान लीजिए कभी कभी, हालांकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता, बट ऐसा हो गया कि हिसाब से पहले आपने सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट कर दी है। अगर हिसाब से पहले पेमेंट कर दोगे तो ऐसी की तैसी में जान दो, फिर तो पेमेंट की डेट पर ही आपको इनवॉइस रेज करना पड़ जाएगा। हिसाब से पहले, भाई साहब इधर, हिसाब से पहले अगर पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट की डेट पर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ जाएगा। ये वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है जी। दूसरा आता है इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यहां जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली के लिए पश्मीना शॉल्स रिमूव करे गए हैं मालिक, कि वो यहां अप्रूवल के लिए आए हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर से, मैं यहां बना देता हूं, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है और यहां पर ये आपका दिल्ली है। तो यहां से आपका अप्रूवल बेसिस पर ये पश्मीना शॉल्स यहां पर लाए जाते हैं। जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है तो क्या उस मूवमेंट पर उसे आप सप्लाई कह सकते हो या नहीं? सर एक्टिविटी तो है, ट्रांसफर तो है, नो डाउट, दूसरा बिजनेस भी है, लेकिन यहां इस मूवमेंट पर कंसीडरेशन तय नहीं होता है। पता नहीं कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। तो यहां पर ये सप्लाई नहीं बन पाती और ना ही इसका हम कोई इनवॉइस इश्यू कर पाएंगे, बिकॉज ये कोई सेल या सप्लाई हुई ही नहीं है। हाउएवर यहां पर ई-वे बिल जरूर आपको देना पड़ जाएगा। अब सामने वाला इसे रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया तो ये अपना सा मूल्य लेकर पश्मीना शॉल्स जम्मू एंड कश्मीर वापस आ जाएंगे। वापसी में भी कोई इनवॉइस वगैरह नहीं बनाया जाएगा, हालांकि ई-वे बिल पक्का पक्का बनाया जाएगा और जो गुड्स जहां से गया था वहीं लौट के आ गया, ऐसे के तैसे में जान दो बाकी सारा कुछ। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट करता है, यहां सेल ऑन अप्रूवल बेस था, जैसे ही एक्सेप्ट किया उस समय बताइए सेल अराइज हुई कि नहीं? यस, सेल हो गई और सेल होते ही वो आपकी यहां पर कंसीडरेशन एग्जिस्ट कर गया, सप्लाई बन जाएगी और जैसे ही सप्लाई बनती है उसी पॉइंट पर आपको इनवॉइस देना मैंडेटरी हो जाता है। ऐसी वाली बात विद्वानों ने बताई है, यहां आपको इनवॉइस देना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो कैसा हो? न वो इनकार करता है न वो इकरार करता है, मगर हमको खबर है वो हमी से प्यार करता है। न वो इनकार करता है न वो इकरार करता है, बट हमको पता है वो हमी से प्यार करता है। न वो रिजेक्ट करता है, इनकार, न वो इकरार यानी एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमको पता है वो हमी से प्यार करता है। मतलब कि ऐसे वाले मामले के अंदर उसे डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। अगर रेसिपिएंट आदमी 6 महीने, रिमूवल की डेट से 6 महीने बीत जाने पर भी अपना रिएक्शन नहीं देता है कि उसने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, तो हमने टाइमर लगा दिया कि अगर 6 महीने तक कुछ नहीं बोला तो खामोशी का मतलब हाँ होता है। हाँ बोलो, हाँ, खामोशी का मतलब हाँ होता है। डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा एट द एक्सपायरी ऑफ, आफ्टर द एक्सपायरी नहीं बोल रहा, एट द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हो रहे होंगे उस दिन डीम टू बी एक्सेप्ट मान लिया जाएगा और इनवॉइस उस दिन आपको रेज करना पड़ जाएगा। तो नियम क्या बनता है? नियम यह बनता है सेल ऑन अप्रूवल बेस के मामले में जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया वो डेट और 6 महीने एक्सपायरी की डेट, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले आ जाएगा वहां पर आपका ये निकाल दिया जाएगा, सप्लाई बन जाएगी और वहीं पर आपको इनवॉइस रेज करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। हाँ जी, शिवम गुप्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सचिन टेलर। आगे बात करते हैं इन केस ऑफ टैक्सेबल। अब सर्विस के केस में इनवॉइस आपको कब देना होता है? बताओ, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको ठीक से रिवाइज करा रहा है कि नहीं करा रहा? बता देना। मैं बिल्कुल आपके बराबर में बैठा हुआ हूं और आपको ऐसे उंगली रख रख के ऐसे बता रहा हूं कि देख इसका मतलब ये, इसका मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है। बताओ जरा। आगे बात करते हैं सर्विस के संबंध में क्या किया जाएगा। यहां पर भी 2 बातें होंगी, एक आएगा आपका ये जनरल केस और 2 आएंगे स्पेशल केस। ये आएगा स्पेशल केस नंबर 1 और यहां पर ये आएगा आपका स्पेशल केस नंबर 2 निकलकर आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल केस ये कहता है कि देखिए, जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाए, या ये कहूं कि जिस दिन आपने सप्लाई दे दी है उसके 30 दिन और या 45 दिन एज द केस में भी, उस डेट तक आपको इनवॉइस इश्यू कर देना होगा। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो समय सीमा वो 45 दिन की है, बाकी के लिए नॉर्मली 30 डेज है। दिस इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस यहां पर कंसिडर करी जाती है, ऐसे करके बोला जाता है मालिक। ठीक है जी। उसके बाद अगर मान लीजिए क्या नहीं, ये था जनरल केस, ये जनरल केस था, ये आपके स्पेशल केस थे, ये स्पेशल केस 1 था जो टेबल में है और ये स्पेशल केस नंबर आपका 2 था। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वो होती है जिस सर्विस की लाइफ मोर देन 3 मंथ्स होती है, जिसकी लाइफ मोर देन 3 मंथ्स होती है और दूसरी उसमें एक पीरियोडिक पेमेंट का शेड्यूल होता है। पीरियोडिक पेमेंट, बड़ी बात, पेमेंट
का शेड्यूल उसमें होता है। तो यहां पर जो इनवॉइस है वो आपका कंप्लीशन से ना लिंक करके पेमेंट से लिंक कर दिया है। पेमेंट से लिंक कर दिया है कि जहां जहां पर जब जब जितना पैसा ड्यू हो रहा होगा तब तब हम मानेंगे कि उतना कंप्लीशन हो गया है और उतने हिस्से के लिए, उतने पार्ट के लिए आपको इनवॉइस देना उसी डेट पर। कोई 30 दिन या 45 दिन की बात स्पेशल केस में नहीं करी जाएगी। जिस दिन पेमेंट ड्यू हो रहा था और जितना पैसा ड्यू हो रहा था उतने तक के लिए आपको इनवॉइस रेज करना जरूरी हो जाता है। इनवॉइस रेज करना इसलिए जरूरी है मालिक, इसलिए सरकार पीछे पड़ी हुई है क्योंकि इनवॉइस के सीने पर पैर रखकर ही टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा और टाइम ऑफ सप्लाई के आधार पर ही जीएसटी की ड्यू डेट यहां फिक्स करी जाती है। ऐसे करके बात बोल दी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद में आगे क्या भला, तो अगर मान लीजिए जो ड्यू डेट है वो आपकी नहीं निकल पा रही है या एग्रीमेंट में नहीं दिख पा रही है तो फिर क्या करके चलोगे? तो फिर एक्चुअल में पेमेंट तो करोगे। तो जो भी आपकी एक्चुअल पेमेंट डेट होगी उसको हम यहां पर इनवॉइस के रूप में कंसिडर करके चलेंगे। दैट विल बी द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। दूसरा, अगर मान लीजिए पेमेंट ड्यू जो है वो लिंक कर रखा है किसी माइलस्टोन से, लाइक अगर कंस्ट्रक्शन है तो पहला लेंटर पड़ने पर इतना पैसा, दूसरा लेंटर पड़ने पर इतना पैसा, तीसरी छत पड़ने पर इतना पैसा दिया जाएगा। तो अगर ऐसे किसी माइलस्टोन से लिंक कर रखा है तो वो माइलस्टोन जैसे पूरा होगा पेमेंट ड्यू हो जाएगा और वहां पर उतने अमाउंट के लिए आपको इनवॉइस रेज करना जरूरी हो जाएगा। तो सीधी बात यह है कि जहां पर जितना पैसा ड्यू हो गया पेमेंट का उतने का इनवॉइस, और अगर ड्यू नहीं दिखता है तो फिर जितना पेमेंट एक्चुअल में हो गया उतने तक का इनवॉइस आपको वहां पर रेज करना पड़ जाएगा। राइट? यस सर जी। ओके सर जी, ठीक है। ये गाना लिख के अक्स का है क्या एक्सप्लेनेशन में? ये गाना लिख के आना है क्या एक्सप्लेनेशन में? लिखाना क्या दिक्कत है? आगे बोलते हैं स्पेशल केस नंबर 2 के अंदर चर्चा की जाती है। उसमें यह बताता है मालिक कि अगर सप्लाई बीच में सीज हो जाती है, काम बंद हो जाता है, यहां से सप्लाई शुरू हुई और यहां पर जाकर खत्म कर दी जाएगी। मान लीजिए आपका 50% पैसा यहां पर ड्यू हो रहा था और 50% पैसा आपका यहां पर ड्यू हो रहा था। तो नॉर्मली तो आपका इनवॉइस ड्यू डेट पर निकलता जहां पेमेंट आपकी ड्यू हो रही थी, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। यहीं कहीं बीच में जब 10% काम ही हुआ था वहीं पर सर्विस सीज हो गई, अब आगे काम नहीं होगा। तो भैया जितना काम हो गया है उतने तक का आपको यहां पर इनवॉइस रेज कर देना होगा। दिस इज द स्पेशल केस फॉर सर्विसेज। राइट? आगे कैसे इनवॉइस इश्यू करके चलेंगे? तो गुड्स के केस में 3 इनवॉइस इशू करने होते हैं, एक रेसिपिएंट के लिए, एक ट्रांसपोर्टर के लिए और एक सप्लायर के लिए। जबकि सर्विस के मामले में आपको सिर्फ 2 ही इनवॉइस यहां पर देने होंगे, क्योंकि सर्विस के केस में ट्रांसपोर्टर नहीं होता है। तो सिर्फ एक कॉपी रेसिपिएंट के लिए और दूसरी कॉपी सप्लायर के लिए यहां पर देनी होगी। रिवाइज्ड इनवॉइस, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस के ऊपर। तो आइए मैं आपसे बात करता हूं। मान लीजिए यहां पर आपका सप्लायर है और ये आपका यहां पर रेसिपिएंट आदमी होता है। अब वो भली भांति जानते हैं छोटी सी बात कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर अपने 10 लाख या 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, यहां क्रॉस कर जाता है, तो इसकी जीएसटी भरने की लायबिलिटी यहीं पर पैदा हो जाती है। उसके 30 डेज के अंदर अंदर इस बंदे को अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर करना होता, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर। और फिर कहीं जाकर उस बंदे को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है, आरसी इसकी ग्रांट यहां पर कर दी जाती है। आप मुझे बताइए, इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भले ही बाद में मिला है, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगा? सपोज ये आपका 20 अप्रैल 2021 की तारीख है, तो ये भले ही आपको यहां पर आकर मिला है लेटर ऑन, लेकिन ये आपका जो इफेक्टिव होता है वो डे 1 से होता है, यानी कि यहीं से आपका वो इफेक्टिव करवा दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस वाले पीरियड को हम प्री आरसी पीरियड बोलते हैं, कि आरसी मिलने से पहले का पीरियड। इस प्री आरसी पीरियड में आपने जीएसटी तो भरना है, लेकिन आपके हाथ में आरसी नहीं थी। अब जरा प्रैक्टिकली सोचिए, इस दौरान प्री आरसी पीरियड के अंदर आपने जो भी अपने सप्लाई करी होंगी, अगर वो B2B सप्लाई थी, सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट लेने का हकदार था, तो इस दौरान क्या सप्लायर के इनवॉइस पर रजिस्ट्रेशन नंबर खुद का आ रहा होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं। लेकिन जीएसटी तो भरना पड़ रहा है, सामने वाले को क्रेडिट भी मिलना चाहिए, तो इसलिए कहा गया कि सामने वाले व्यक्ति को क्रेडिट मिल जाए। तो अब इसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो यहां से जब इसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, वहां से 1 महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति अपना रिवाइज्ड इनवॉइस दे सकता है अपने प्री आरसी पीरियड के लिए।
प्री आरसी पीरियड के लिए जो भी इनवॉइसेस दिए हैं उनके लिए आरसी मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर रिवाइज्ड इनवॉइस दे सकता है। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रिवाइज्ड इनवॉइस के ऊपर। सर किसी गुड्स का अगर इनवॉइस नहीं है तो क्या ट्रांसपोर्टर ले जाने से मना कर सकता है? बिल्कुल मना कर सकता है। ट्रांसपोर्टर की बिल्कुल मना, और करना चाहिए ट्रांसपोर्टर को मना, वरना उसकी खुद की गाड़ी सीज हो जाएगी, उसकी खुद की गाड़ी सीज हो जाएगी भाई साहब। अच्छा जी, ये बात आ गई हमारे रिवाइज्ड इनवॉइस को लेकर। उसके बाद में आगे बात करते हैं, यहां पर सेक्शन नंबर 34 बाबू मेरे आपका यहां पर आ जाता है, जहां पर हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करते हैं। अब जरा समझना इस बात को कि यहां पर आकर सपोज करो ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है इनवॉइस, इस व्यक्ति का नाम है इनवॉइस। इस व्यक्ति के 2 हाथ हैं, ऑब्वियस सी बात है 2 ही हाथ होते हैं। इसका जो दायां हाथ है उसका नाम है डेबिट नोट और इसका जो बायां हाथ है उसका नाम है क्रेडिट नोट। यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इनवॉइस का ही अंग होते हैं, इसी का ही पार्ट होते हैं। इन दोनों अंगों की खूबी यह है कि डेबिट नोट में पॉजिटिव फीचर्स होते हैं और इस क्रेडिट नोट के अंदर नेगेटिव फीचर्स बने हुए होते हैं। जहां जाएगा नेगेटिविटी फैलाएगा। जैसे होता है ना आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव और कुछ आपके ऐसे होते हैं। तो ये नेगेटिविटी फैलाते हैं और ये पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको एक इनवॉइस 1 लाख रुपए का इश्यू करना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने किसी कारणवश 90,000 का ही इनवॉइस इश्यू किया। लेटर ऑन आपको पता लगता है कि भाई साहब आपने तो कम वैल्यू का इनवॉइस इश्यू किया है, तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस लेटर स्टेज पर और देना होता है। तो सप्लीमेंट्री इनवॉइस को ही हम डेबिट नोट के नाम से जानते हैं। 10,000 प्लस जीएसटी का आप एक डेबिट नोट इश्यू कर देंगे। इश्यू तो कर दिया, लेकिन उसका सीन क्या होगा? तो तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये चूंकि इनवॉइस का ही हिस्सा है, उसी का पार्ट है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सुन लीजिए। तो जो मैंने 90,000 का इनवॉइस इश्यू किया था, मैं उसी के साथ स्टैपल करके अपनी कॉपी अपने पास में रखूंगा, डेबिट नोट और मेन इनवॉइस को स्टैपल करके रखूंगा, ताकि दोनों के 90,000 प्लस 10,000 1 लाख का इनवॉइस मेरा फाइनली इश्यू माना जाएगा। जो रेसिपिएंट आदमी है वो भी अपने इनवॉइस जो पहले 90,000 का मिला था, अब पीछे डेबिट नोट मिला, उसको स्टैपल करके अपने पास में रखेगा। दूसरी बात, अगर मैंने इस महीने में इनवॉइस इश्यू किया था तो मैं क्या करता हूं कि उसे अपकमिंग जो मेरा आ रहा है GSTR1 उसके अंदर मैं शो करता हूं, जिससे कि मेरा आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर ऐड हो जाता है, उसमें लायबिलिटी मेरी ऐड हो जाती है। फिर वो GSTR2A के अंदर रेसिपिएंट को दिखाई देता है, रेसिपिएंट उसके आधार पर अपनी किताबों में क्रेडिट ले लेता है, ई क्रेडिट लेजर के अंदर अपना क्रेडिट ले लेता है। तो ऐसे ही जब डेबिट नोट आएगा तो वो ही इनवॉइस का ही पार्ट है। तो डेबिट नोट भी मुझे अपकमिंग जो भी उसके बाद में जब डेबिट नोट इश्यू किया उसके बाद का जो भी आ रहा होगा GSTR1 उसके अंदर उसको शो करूंगा। मैं शो करने के लिए आप कहो तो मैं पोर्टल पे आपको दिखा सकता हूं, उसके अंदर मैं उसको शो करूंगा और शो करने के बाद मालिक हम उसे वो हमारी आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर जो होगा उसमें वो चीज अपनी ऐड हो जाती है और ऐड होने के बाद फिर वो मेरा डेबिट नोट रेसिपिएंट को 2A में दिखाई देगा और 2A के आधार पर वो अपनी किताबों में क्रेडिट ले लेंगे। यानी कि जो ट्रीटमेंट इनवॉइस का था वही इसके साथ में किया जाएगा। जिन जिन गलियों से होकर इनवॉइस गुजरता है उन्हीं गलियों के अंदर होकर आपका ये डेबिट नोट निकल कर जाता है। उसके बाद में आगे बात निकल कर आती है मालिक कि भाई क्रेडिट नोट का क्या होगा। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर आकर मेरा 1 लाख का इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैंने ओवर इनवॉइसिंग कर दी है। अगर ओवर इनवॉइसिंग कर दी तो इसको कम करना होगा। तो कम करने के लिए मैं क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करूंगा। उस क्रेडिट नोट को अपने रिकॉर्ड के लिए मैं मेन इनवॉइस के साथ स्टैपल करके रखूंगा, सामने वाला रेसिपिएंट भी अपने मेन इनवॉइस के साथ स्टैपल करके रखेगा और दोनों को जोड़कर जब देखेंगे तो 1,10,000 और इसमें माइनस का फीचर होता है तो -10,000 का ये आपका क्रेडिट नोट दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में मैं इस क्रेडिट नोट को अपकमिंग जिस महीने में इश्यू किया उसके जो अपकमिंग मेरा GSTR1 आ रहा होगा उसके अंदर शो करूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर में से मेरी जो लायबिलिटी है वो घट जाएगी। GSTR2A के अंदर जब क्रेडिट नोट दिखाई देगा तो रेसिपिएंट अपना ITC भी घटा लेगा। तो क्रेडिट नोट ने क्या किया, मेन इनवॉइस की वैल्यू घटा दी, सप्लायर की आउटपुट लायबिलिटी घटा दी और रेसिपिएंट का ITC भी वहां पे आके घटा दिया है। तो इसमें माइनस फैक्टर होता है। जहां भी जाते हैं ये नेगेटिविटी ही फैलाकर चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके हमारी हुई है यहां पर आकर बात। अच्छा, किन किन कारणों से ऐसा हो सकता है भाई? मान लीजिए ओवर इनवॉइसिंग या अंडर इनवॉइसिंग, आपने GST का रेट कम या ज्यादा चार्ज कर लिया, वैल्यू कम या ज्यादा चार्ज कर ली और यूनिट कम या ज्यादा दिखा दी, सेल रिटर्न हो जाती है तो वहां पर आपको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। तो इस तरह से ओवर इनवॉइसिंग या अंडर इनवॉइसिंग के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। दूसरी बात, डेबिट नोट से सरकार को पैसा मिलता है
क्योंकि हमारी लायबिलिटी वहां पर आकर बढ़ती है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर हम कह सकते हैं मालिक कि उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन क्रेडिट नोट की लास्ट डेट यहां पर दी गई है। अगले जो महीना साल आएगा, बेसिकली जो नेक्स्ट ईयर सितंबर आएगा, उसकी जो रिटर्न जाएगी वहां तक आप सितंबर तक, अगले महीने अगले साल के सितंबर तक ही आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं। सरकार ने बाउंडेशन इसके ऊपर लगा रखी है, क्योंकि मालिक आप अच्छे से जानते हैं क्रेडिट नोट के आधार पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी घटती है वैसे करके। और अगर हम जीएसटी पोर्टल पर आकर देखते हैं तो देखिए यहां पर आकर www.gst.gov.in हम अपनी क्लासेस के अंदर, जो हमारी क्लासेस होती हैं मेन, उसके अंदर जीएसटी पोर्टल का भर भर के इस्तेमाल किया जाता है। इनवॉइस का चैप्टर बाद में शुरू होगा, पहले पोर्टल से होगा। मैनर ऑफ पेमेंट पहले पेमेंट करके दिखाया जाएगा, किताब से बाद में शुरू होता है। तो वैसे करके यहां पर हमारी बात की जाती है। हमारा पोर्टल आ गया, मेरी खुद की 2 कंपनीज हैं, तो यहां पर लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए मैंने अपनी कंपनी का यहां डाला, कैप्चा डाल देते हैं इसमें 574182। ठीक है मालिक, ये हमने कर दिया यहां पर आकर। तो जब मैं ना ये डेबिट नोट को मैं कहां और कैसे दिखाता हूं, तो सर्विसेज पे आ जाइएगा। सर्विसेज पे आने पे मुझे बहुत सारे ये टैब दिखाई दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है, लेजर है, रिटर्न है, पेमेंट है, यूजर सर्विसेज, रिफंड, ई बिल सिस्टम एटसेट्रा। लेजर में ये सारे आ जाते हैं आपके, ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर, ई लायबिलिटी रजिस्टर। तो ये होता है आपका यहां पर ई लायबिलिटी रजिस्टर। ध्यान दीजिएगा, शायद आपको ना पता हो पहले से, ई लायबिलिटी रजिस्टर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज, जो मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, यानी जीएसटीआर 1 जो मैं अपना फाइल कर रहा हूं, तो उससे जो सेल्फ असेस करके मैंने बताया, इन्फॉर्म किया है, उसके आधार पर जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो पार्ट 1 में जाती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का अधिकारी उसे रीअसेस करता है, रीअसेस करने पर कोई डिमांड निकालता है, तो वो जो अधिकारी की तरफ से निकाली हुई डिमांड है वो पार्ट 2 के अंदर यहां रिफ्लेक्ट कराई जाती है, ऐसे करके। तो सर्विसेज पे आइएगा और सर्विसेज पे आके रिटर्न में आते हैं, और रिटर्न में आके रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे आके फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, यहां पर आकर अप्रैल लिए बात कर रहा है, यहां पर हमने सर्च कर दिया ऐसे करके, और यहां पर मेरे सामने ये आ जाते हैं। भाई साहब चाहते क्या हो, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हो, 2A देखना चाहते हो, 2B की बात कर रहे हो। तो फिलहाल चूंकि मैं जीएसटीआर 1 की बात कर रहा हूं, तो इस पर क्लिक करेंगे, प्रीपेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन पे किया, ऑफलाइन पे किया, प्रीपेयर ऑनलाइन यहां पर हम कर देंगे इसको सर्च, प्रीपेयर ऑनलाइन। प्रीपेयर ऑनलाइन कर दिया तो मेरे सामने ये इस तरह से खुलकर आ जाता है मालिक। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अलग अलग बक्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेबल्स हैं बेसिकली। जैसे एक्सेल शीट होती तो एक्सेल शीट में टेबल्स नहीं होती, ये टेबल्स बनी हुई हैं। ये टेबल नंबर 4A, 4B, 4C ऐसे करके यहां पर आती हैं। तो यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर ये डेटा आपका आ जाएगा। देयर इज नो इनवॉइस टू डिस्प्ले। यहां पर आकर ऐड डिटेल्स करेंगे, और ऐड डिटेल्स के अंदर आकर आप यहां पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर रेसिपिएंट का जीएसटीआर 1, ये रेसिपिएंट का जीएसटी आ जाएगा। जैसे आप इसको डालोगे, ये रेसिपिएंट का नेम और ये सारा ऑटो पॉपअप अपनी सारी चीजें हो जाती हैं। वैसे करके बात करके चलते हैं। इनवॉइस की वैल्यू यहां पर आ जाएगी और आप इसे यहां पर आकर सेव कर देंगे। उसके बाद में अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया जो नवंबर 2021 के लिए होगा। 35% का एक क्लॉज निकल के आता है और एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वहां पर बताई गई है। वो सारा का सारा मैं आपको पोर्टल के माध्यम से ही बता के चलता हूं वैसे करके। ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें एक डिटेल डाल दी, उसके बाद फिर ऐड डिटेल्स करते 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 आप जितनी मर्जी डिटेल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। यहां पे आता है आपका, ये थे आपके शुरू में ना B2B इनवॉइस थे। B2B इनवॉइस उसको बोलते हैं जहां पर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड होता है। तो अगर आपने रजिस्टर्ड क्लाइंट को इनवॉइसिंग की है तो वो यहां पर आएगी। यहां पर आते हैं B2C लार्ज इनवॉइस। अगर आपका रेसिपिएंट व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल आपकी यहां पर आ जाती है और उसको यहां पर आप ऐड करेंगे उसी तरीके से। उसके बाद में फिर आते हैं आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आगे लिखा है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब B2B, यानी आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू किए हैं तो उनकी डिटेल्स आपको यहां पर देनी होती है मालिक, वैसे करके बात करी जाती है। ठीक है जी। तो यहां पर आएंगे और यहां पर आकर जो भी आप अपनी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल्स यहां पर आकर दिखला देते हैं। इज इट ओके कि रेसिपिएंट का जीएसटी हो गया, रेसिपिएंट का नेम वगैरह ये आ जाएगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर आ जाएगा और उसकी डेट आ जाएगी, नोट का टाइप आ जाएगा कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, नोट वैल्यू यहां पर आ जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह करके आप उसको सेव कर देंगे और वो आपका चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में अगर कोई किसी प्रकार की अमेंडमेंट्स वगैरह करनी होती है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पीछे जीएसटीआर 1 अपना फाइल कर दिया था तो उसको मैं अमेंड भी कर सकता हूं। अमेंडेड B2C, अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंडेड B2C, ऐसे करके सारी चीज आपकी निकल के आ जाती है। और सारे कॉलम फिलअप करने के बाद
आप इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना डीएससी इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो एक ओटीपी आपके पास में आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके आधार पर आप अपना जीएसटीआर 1 आगे सबमिट कर देते हैं। बाबू मेरे, अब तो मेरे पास रिवीजन क्लास में आपको पोर्टल बस झलक दिखला सकता हूं, शक्ल दिखला सकता हूं, सुंगा सकता हूं, बाकी डिटेल में तो नहीं करा सकता मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में जो इसका फीडबैक आता है पोर्टल का ना, वो गजब का आता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन या थ्योरी पढ़ के कब तक याद रखोगे, तुम भूल जाओगे यार। लेकिन जब प्रैक्टिकली यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है ना भाई साहब, आधार ऑथेंटिकेशन की क्या चीज है वो जब यहां होता है ना, तो यह सेट हो जाता है एक बार में। और थ्योरी फिर बहुत आसान हो जाती है, सिर्फ वो फटाफट रीड करने वाली रह जाती है और कुछ नहीं। मैनर ऑफ पेमेंट एक बार करके देख लो ना। पेमेंट सिन क्या होता है, सी पिन क्या होता है, कैसे मूवमेंट है, कहां पर क्या डिटेल फिलअप हो रही है, चलान कैसे बन रहा है, ये सब करने के बाद चैप्टर आपका यूं हवा में निकल जाता है, फिर पता भी नहीं चलती चैप्टर आपका कब कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर बिना पोर्टल के हम बात करते हैं तो वहां पर मालिक फिर दिक्कतें आपके लिए आ जाती हैं, वैसे करके बात करी जाती है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वापस लौट के आते हैं मालिक। अच्छा जी, तो ये हो गया। हाँ सर जी, हो गया। तो आगे बात करते हैं बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संबंध में। तो मैंने आपको बताया कि इसको 2 रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। एक, इनको सीरियल नंबर नहीं देना होता है, और एक रेसिपिएंट का जो एड्रेस है वो इनको अपने इनवॉइस के अंदर नहीं देना होता, और इनके लिए 30 दिन की बजाय 45 दिन की लिमिट इनके लिए यहां पर काम में लाई जाती है। ठीक है चेतन, ठीक सर जी। आगे बात करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले के लिए जो कंसाइनमेंट नोट यानी कि जो बिल्टी होती है वो इनवॉइस के अंदर शो करनी होती है, उसकी डिटेल्स इनवॉइस के अंदर आनी चाहिए। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, वहां पर आपकी जो टिकट मिलती है उसी को इनवॉइस माना जाता है। सिमिलरली फॉर सिनेमा हॉल के लिए भी ऐसा ही होता है कि उसको ही यहां पर माना जाता है, जो टिकट होती है उसी को यहां पर इनवॉइस का दर्जा दे दिया जाता है। ये सेक्शन 31A लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इससे आप इग्नोर मारकर चलेंगे। यहां पर डेफिनेशन दे रखी है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। यहां पर आपका एक सर्कुलर भी ये दे रखा है मालिक। ये तो आ गया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसके बाद में फिर आता है एक्सपायर्ड ड्रग का। तो ये सर्कुलर आप एक बार देख लेंगे, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं इसके अंदर। एंड उसके बाद में फिर यहां पर एक रूल नंबर 48 है, जिसके अंदर आपकी अमेंडमेंट आई है। तो इस चैप्टर के जो अमेंडमेंट हैं वो उस पर मैं थोड़ा अधिक फोकस बनाता हूं आपके लिए। तो जरा आइए अमेंडमेंट्स क्या आई हैं। एक तो कॉन्सेप्ट आया है आपके ई इनवॉइसिंग को लेकर। तो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बात करता है कि भाई साहब आप अपनी ईआरपी से नॉर्मल तरीके से इनवॉइस तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया करते थे, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर्मेट जो बताया गया है वो आप यहां पर आकर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं मालिक। इसके लिए www.taxmanagementindia.com पे मैं लिए चलता हूं, और यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर आ गए, फॉर्म्स पे आ गए, और फॉर्म्स के अंदर है INV करके आपका फॉर्म आता है। ये रहा INV01, ये आपका यहां पर होगा मालिक फॉर्म, और फॉर्म काफी अच्छा खासा फॉर्म है। तो आपको ये फॉर्म अपने कंप्यूटर सिस्टम पर फिलअप करना है इनवॉइसिंग पर्पस के लिए। ई इनवॉइसिंग के लिए आपको ये फॉर्म, जो इनवॉइस है वो इस फॉर्मेट में आपको तैयार करना होता है। ये फॉर्म है INV01। ये फॉर्म जब आपका तैयार हो जाएगा तो फिर आपको एक अगला स्टेप उठाना है। एक बात बताइए, क्या कभी आपने किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया है? नॉर्मली आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऑनलाइन आप डालना जरा गूगल पे कि पीडीएफ टू वर्ड, तो आपको वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी, क्लिक कीजिएगा, उसमें कहेगा भाई साहब अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करवा दिया, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा और किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, वर्ड में चाहिए तो ठीक है। तो आप जैसे अपलोड करोगे, क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, उसके कुछ सेकंड के बाद ही आपकी ईमेल आईडी पर वो वर्ड फाइल उसकी बनकर आ जाती है। ऐसे ही करके आपने जो ई इनवॉइस अपने पोर्टल पे ये तैयार, अपने जो कंप्यूटर सिस्टम पे तैयार किया है, आप इसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। वेबसाइट कौन सी है? www.einvoice1.gst.gov.in ऐसे करके आपकी ये यहां पर वेबसाइट आ जाएगी, और उस वेबसाइट पर जाकर, मतलब वही आपकी मेन वेबसाइट ही है, उसमें बस आपका ई इनवॉइस पहले ऐड कर दिया जाता है। ई इनवॉइस 1, ई इनवॉइस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
अलग अलग वर्जन्स उसके दे रखे हैं ताकि कोई किसी प्रकार के लोड वाली बात यहां पर ना आए। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप इसे अपना अपलोड करते हो, उसके बाद ये वेबसाइट इस इनवॉइस से आपकी जो तमाम डिटेल्स है उसको कैप्चर करके अपने पास में रख लेगी और ठप्पा मार के ये इनवॉइस आपको वापस लौटा दिया जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको आ जाएगा लौट के, जैसे आपकी फाइल आती है पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास में आ जाएगा। और इसके ऊपर एक क्यूआर कोड भी आपका लगा हुआ आता है मालिक, यानी कि कुछ इस तरह से आपको इनवॉइस आपका वापस मिलेगा। क्यूआर कोड के अंदर आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ जाता है, यानी कि उसका कोड आता है, डिजिटल साइन, अदर इंफॉर्मेशन एटसेट्रा सारी की सारी निकलकर आ जाती है। इसका क्या रोल है? जब आपका ट्रक माल लेकर आगे जा रहा होगा, रास्ते में अधिकारी चेक कर रहा होगा, तो वहां पर आप अगर फिजिकल कॉपी ट्रांसपोर्टर दिखाता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है बाय द ऑफिसर। उसके लिए उनके पास एक अलग से ऐप लॉन्च किया है। मैं ऐप भी आपको दिखा सकता हूं मालिक, लेकिन वही दैट विल टेक टाइम। तो वहां पर मैं प्रैक्टिकली तो सारा कुछ करवाया जाता है क्लासेस के अंदर, आपने कर रखे हैं क्लास तो आपने देखा होगा। तो वहां पर वो ऐप के माध्यम से, जो गवर्नमेंट का ऐप है उसके माध्यम से ऑफलाइन है, वो उसको चेक कर सकता है। यहां पर आकर क्यूआर कोड से सारी जानकारी उसको मिल सकती है। आप यानी ट्रांसपोर्टर डिवाइस पर भी इस क्यूआर कोड को दिखा सकता है, जिससे कि अधिकारी रास्ते में सारी की सारी जानकारी ले सकता है। यानी कि ऐसे ई इनवॉइस के मामले में ट्रांसपोर्टर को जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो अपनी हार्ड कॉपी मेंटेन करके चलेगा। क्यूआर कोड भी है तो काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं निकलकर आती है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपके ई इनवॉइसिंग का, जो कि यहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना मालिक? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। फिर इसका आगे क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वेबसाइट जो थी आपकी e-invoice.gov.in करके जो आपकी ये वेबसाइट थी, इसने सारा डेटा कैप्चर कर लिया था। फिर ये डेटा भेज दिया जाता है अलग अलग वेबसाइट को। एक ई वे बिल की अलग वेबसाइट है, उसको डेटा भेज दिया जाएगा, जहां पर आपका इस गुड्स से संबंधित सारा का सारा जो कंटेंट होता है ई वे बिल का, वो आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपने इनवॉइस बनाते समय ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी ऐड कर दी थी उसके अंदर, तो चूंकि आप जानते ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी करके होता है। पार्ट ए में गुड्स की डिटेल, सप्लायर एंड रेसिपिएंट की डिटेल होती है, और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। अगर आपने इनवॉइस में ट्रांसपोर्टर की भी डिटेल दे रखी थी तो आपका कंप्लीट ई वे बिल तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इनवॉइस में ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं दी थी तो पार्ट ए ई वे बिल का तैयार कर दिया जाएगा, उसमें सिर्फ आपको पार्ट बी भरना होगा। तो कैसे भरा जाता है वो भी मैंने आपको क्लासेस में करवा रखा है, पूरा का पूरा ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा जो मेन वेबसाइट है gst.gov.in, वहां पर डेटा फेंक दिया जाएगा और वहां से फिर सप्लायर का आउटपुट लायबिलिटी रजिस्टर जो है वो अपडेट हो जाएगा और रेसिपिएंट को क्रेडिट इसके आधार पर अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि सारा काम ऑटोमेटेड तरीके से हो जाएगा अगर आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं तो। वैसे करके यहां पर बात करी जाती है मालिक। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जो ई इनवॉइसिंग है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी आती है वो तब आएगी अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है। भाई साहब, ये तभी रेलिवेंट है जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ऊपर का है। हालांकि इसमें भी अमेंडमेंट आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए, आपका मई 2021 में एग्जाम है तो आपके लिए लिमिट 500 करोड़ है, लेकिन जिनका एग्जाम नवंबर 2021 में होगा उनके लिए लिमिट 50 करोड़ कर दी गई है। उनके लिए लिमिट 50 करोड़ कर दी गई है जिनका नवंबर में एग्जाम होगा। एज ऑफ नाउ द लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50 करोड़ रुपीज, बट फॉर योर, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ पॉपुलर चीजें होती हैं जो आपके जहन में आ जाती हैं घूम फिरकर। तो आपने कहीं देख लिया हो भाई साहब तो 50 करोड़ सर बता रहे, 500 करोड़ आपके एग्जाम के लिए 500 करोड़ है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50 करोड़ एज ऑफ नाउ, राइट? ओके सर जी। जी सर, तो ये हमारी इस तरह से यहां पर बात करा दी जाती है। अब उसके बाद आगे बोलते हैं कि जो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। B2B ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल करवाया जाएगा। B2B का मतलब जहां रेसिपिएंट व्यक्ति आपका रजिस्टर्ड है वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी मालिक, क्योंकि उसको क्रेडिट लेना होता है। तो ये सारा का सारा ऑटोमेटेड तरीके से सारे काम करवा दिए जाएंगे। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। कहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी? नहीं आएगी बिग पीसीओ के ऊपर। बिग पीसीओ वालों को ई इनवॉइस देना जरूरी नहीं है। बिग पीसीओ कौन है? बी फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सिनेमा हॉल और ओइडार सर्विसेज। बिग पीसीओ के लिए इसकी जरूरत नहीं है। और साथ में जो एसईजेड है, सप्लाई मेड बाई एसईजेड, ध्यान दीजिएगा, सप्लाई मेड टू एसईजेड नहीं करा, सप्लाई मेड बाई एसईजेड है, तो एसईजेड नीड नॉट टू रिक्वायर्ड इशू ऑफ ई इनवॉइसिंग। अच्छा जी, एक और चेंज आया था इस चैप्टर के अंदर, इनवॉइसिंग चैप्टर के अंदर, कि भाई नॉर्मल इनवॉइसिंग के अंदर
हमने एक क्यूआर कोड की बात और करी थी। ध्यान दीजिए, ई इनवॉइसिंग के अंदर जो क्यूआर कोड है वो इनवॉइस का कोड है, लेकिन नॉर्मल इनवॉइस के अंदर यानी कि जहां ई इनवॉइसिंग नहीं है वहां पेमेंट का क्यूआर कोड है, पेमेंट का। ईमानदारी से बताना, क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आप किसी शोरूम वगैरह में शॉपिंग करने के लिए गए हो, आपने कहा कि ठीक है मैं पेटीएम से पेमेंट करूंगा, जैसे भी करूंगा मैं, या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूंगा, वो कहता है ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपका जो भी बिल बना था उसके लिए वो एक क्यूआर कोड जनरेट करता है, आप उस स्पेसिफिक क्यूआर कोड को स्कैन करते हो। जैसे आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, स्कैन करते ही आपका बिल अमाउंट और उसका नाम, जो वेंडर है जो सेलर है उसका नाम यहां पर आ जाता है। जो जनरली क्यूआर कोड लगे होते हैं काउंटर पे, उसे स्कैन करते हो तो वेंडर का सिर्फ नाम आता है, आपका अमाउंट कितना पे करना वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आता। लेकिन जब आपके लिए डायनामिक क्यूआर कोड, डायनामिक मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग, डायनामिक क्यूआर कोड आपके लिए स्पेसिफिक अगर इश्यू किया जाता है, बनाया जाता है डिवाइस के द्वारा, तो फिर वहां पर उसमें आपका अमाउंट भी आ जाता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि वो व्यक्ति जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है, उनको डायनामिक क्यूआर कोड बनाना जरूरी है, देना जरूरी है अपने कस्टमर के लिए। अब डायनामिक क्यूआर कोड आपके इनवॉइस के ऊपर भी आ सकता है, प्री प्रिंटेड जो आपको इनवॉइस दिया गया उसके ऊपर भी आ सकता है, या फिर अगर इनवॉइस के ऊपर नहीं है तो अलग से एक डिवाइस के माध्यम से आपको स्पेसिफिक यानी कि डायनामिक क्यूआर कोड दे सकता है। पेमेंट पर्पस के लिए उसको स्कैन करते हैं और आप पेमेंट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो क्यूआर कोड आपके इनवॉइस से अटैच्ड हो जाता है, लिंक हो जाता है, जिससे कि भविष्य के लिए सरकार को थोड़ी सी लगती है कि हाँ इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये वाली पेमेंट आपके पास में आई है, वैसे करके बात करते हैं। लेकिन जो पेमेंट का क्यूआर कोड है इसकी जरूरत किन को नहीं होती है, किन को पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है, जो बिग पीसीओ हैं। बिग पीसीओ का मतलब हो गया आपके बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल और ओइडार, इनके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ओके सर जी। और ध्यान दीजिए ये आपका B2C ट्रांजैक्शंस के ऊपर आता है। जो पेमेंट क्यूआर कोड है ये B2C ट्रांजैक्शन के लिए है, और ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो क्यूआर कोड की बात हम कर रहे हैं वो B2B के लिए अपना एप्लीकेबल करवाया जाता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। और आपको डिटेल देखनी है तो मैंने अमेंडमेंट क्लास में इसको करवा रखा है, यहां पर हमारी रिवीजन क्लास है तो अकॉर्डिंगली मैं उतना समय यहां पर देकर चलूंगा। प्रिंस कहते हैं सर वो ICI का क्वेश्चनर करना है क्या? 492 प्लस पेजेस का की एग्जाम है। वो जो MCQ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताइएगा प्लीज जी। सर इफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्टर को क्या उसके गुड्स सीज हो जाएंगे? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर सकता है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है भैया तो उसके ऊपर तो इनवॉइस इश्यूएंस की कोई जिम्मेदारी नहीं आ रही, तो वहां तो जरूरत ही नहीं थी। जहां जरूरत नहीं तो फिर वहां ऐसी की तैसी ट्रांसपोर्टर क्यों रखेगा अपना इनवॉइस? ठीक है, तो ऐसे करके यहां आपका इनवॉइस का चैप्टर होता है कंप्लीट। और मुझे बताइएगा बाबू बात समझ में अच्छे से आई या नहीं आई? और मैं इतना समय लगा दिया इसमें, अरे इसमें तो लगभग 1 घंटे का समय लग गया भाई साहब, है ना? कुछ ज्यादा समय लगा दिया हमने इसके ऊपर, पर क्या करें चैप्टर ही ऐसा था जी मालिक। अब बात करते हैं आपसे हम अगले चैप्टर के, और हमारे अगले चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई का। अगला चैप्टर भाई साहब टाइम ऑफ सप्लाई का। ये छोटा और आसान चैप्टर है, यहां पर आ जाइएगा, ठीक है जी। पहले बोलो इनवॉइस चैप्टर ओके और नॉट। अब आपको क्या करना है, जो मेरा अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है crajkumar.com पे, वहां से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं जी। कतई जहर ICI के MCQ करा देना प्लीज। आय हाय हाय हाय, एक टॉन्ट मारू, टॉन्ट आपके ऊपर में? चलो नहीं मारता, टॉन्ट नहीं मारता, आज तो मैं बेस्ट फ्रेंड हूं ना आपका, आज टॉन्टिंग नहीं करूंगा मैं। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर है और आपका बेस्ट फ्रेंड आपको पढ़ा रहा है यहां पर आपके बिल्कुल बराबर में बैठकर। तो मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे दोस्त सुन, टाइम ऑफ सप्लाई वो क्रूशियल पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट। आपने देखा वो एक वो था कौन सा था, वैसे करके कि यूं आता है फिर ऐसे करता है फिर ऐसे करता है फिर ऐसे करता है फिर ऐसे करता है, ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई है। अब ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, जो सप्लाई वाली घटना आपकी ये होती है ना, सप्लाई घटना ही महत्वपूर्ण घटना है, टैक्सेबल इवेंट है, इसी से आपका जो GST है वो लेवी करवाया जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो सप्लाई की डेट होगी
या जो सप्लाई का जो डे होगा उसी को बोला जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई डे को ही बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। अब बहुत सारे डे होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और वैलेंटाइंस डे और पता नहीं कितने कितने डे होते हैं साहब। ऐसे एक होता है सप्लाई डे। आपको ढूंढना है कि सप्लाई डे कौन सा है, जौन सा डे सप्लाई डे बनेगा वही वाले डे को हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। और टाइम ऑफ सप्लाई जिस महीने में आपका अराइज हो जाता है उस महीने के अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है जी। लेकिन यही तो जानना मुश्किल होता है। अब मान लीजिए यहां आपका सप्लायर है और यहां आपका ये रेसिपिएंट आदमी है, तो इन दोनों के बीच में कहना तो बड़ा आसान है कि सप्लाई कर दी है, लेकिन सप्लाई करने के लिए भाई साहब बहुत सारे कंपोनेंट होंगे से। भाई इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट की डेट अलग हो सकती है, इनवॉइस इश्यूएंस की डेट अलग हो सकती है, जिस दिन गुड्स डिस्पैच किया डिस्पैच की डेट अलग हो सकती है, सर्विस कंप्लीशन की डेट अलग हो सकती है, पेमेंट की डेट अलग हो सकती है। तो ऐसे करके उसको गुड्स रिसीविंग की या सर्विस रिसीविंग की डेट अलग अलग हो सकती है। तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल डेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अब मुझे ये दिक्कत बताओ कौन सा वाला डे सप्लाई डे माना जाए, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन माल डिस्पैच हुआ, जिस दिन इनवॉइसिंग हुई, जिस दिन पेमेंट आया, जिस दिन एसटेसी हुई, कौन सा डे सप्लाई डे यहां पर बनाया जाएगा। तो इसी के लिए आपका स्वागत है इस नए चैप्टर के अंदर। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, 12, 13, 14। 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे, 13 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे, एंड हम उसके बाद अगले में बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेट चेंज। इसमें अपनी बात करी जाती है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये आपका सीए इंटरमीडिएट में नहीं आता है। सीए इंटरमीडिएट में 2 सेक्शन आते हैं, जबकि सीए फाइनल के आपके 3 सेक्शंस निकलकर आ जाते हैं। ऐसे करके बात करी जाती है। ओके सर जी, तो यहां पर एक छोटी मोटी बैकग्राउंड आपको यहां दी जाती है, उसके बाद इस बैकग्राउंड की समझ जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 13, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन इन केस ऑफ इन केस ऑफ सर्विसेज। तो जनरल प्रोविजन क्या कहता है कि भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, इनवॉइस डेट को अपने साथ रखिए। अगर इनवॉइस टाइम से आता है तो इनवॉइस टाइम से आने का मतलब, अभी हम इनवॉइस का चैप्टर कंप्लीट करके आ रहे हैं, अगर इनवॉइस इश्यूएंस की जो लास्ट डेट है अगर वो लास्ट डेट तक इश्यू कर दिया जाता है तो इनवॉइस को पकड़िए, और अगर इनवॉइस लास्ट डेट तक नहीं आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए विद द कंप्लीशन डेट। तो इनवॉइस डेट या कंप्लीशन डेट इन दोनों में से एक ऊपर रख दी जाएगी और इसकी तुलना कर दीजिए आप पेमेंट की डेट से, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका यहां पर निकल के आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस टाइम से नहीं आ रहा तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। रेस्क्यू प्रोविजन, अगर मान लीजिए चूंकि एनसीएम की यहां पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म आपका लगाया जा रहा होता है। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। अगर सप्लायर के यहां पर, चूंकि मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सप्लायर के डोर स्टेप पर, तो यहां पर आकर मैं क्या देख रहा हूं मेरे बच्चा कि मान लीजिए इनवॉइस की डेट नहीं दिखाई देती, मुझे कंप्लीशन डेट दिखाई यहां पर नहीं दे रही है, तो कोई बात नहीं, तू छिपा रहा है ना, सामने वाले ने नहीं छिपा रखा होगा, क्योंकि उसने अपनी किताबों में आईटीसी भी लेना है, इनकम टैक्स के लिए खर्चा भी बुक करना है, तो उसने ट्रांजैक्शन को जरूर रिकॉर्ड किया होगा। तो जिस दिन उसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रखा होगा उस डेट को हम तेरा टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर लाकर बना देंगे, अकॉर्डिंगली तुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो यह रेस्क्यू प्रोविजन के रेसिपिएंट की किताबों में झांक कर देख लो, द डे ऑन विच ही हैज एंटर्ड द ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट पर्टिकुलर डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लायर। ओके सर, रिवीजन वीडियो सो लॉन्ग ड्यू टू पोर्टल नॉलेज। हाँ अच्छा, वो पोर्टल की वजह से हो गया। तो चलो मैं पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करूंगा रिवीजन वीडियो के अंदर, आई विल नॉट यूज द पोर्टल इन रिवीजन वीडियोस, ठीक है। तो उसके बाद में आगे आता है, यहां पर एक चिल्लर कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। ये चिल्लर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को इनवॉइस से ज्यादा कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ एक्सेस अमाउंट मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर आकर कि सपोज करो ये अपना जनवरी का महीना है और यहां भाई साहब आपका महीना आता है फरवरी का, ठीक है। तो एयरटेल की बात कर लेते, तो एयरटेल ने एक बिल इश्यू किया था मालिक यहां पर सपोज 1000 रुपए का, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने पेमेंट कर दी इसके लिए 1100 रुपये या 950 का किया था, 950 रुपए का इन्होंने यहां पर किया था, और लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने पूरे मान लीजिए 1000 रुपए की यहां पर पेमेंट कर दी है। तो कितना पैसा एक्सेस में दे दिया है, एक्सेस में आगे 50 रुपए। अगले महीने क्या करेगा, मान लीजिए बिल जो आया वो अभी भी 950 का है, पर चूंकि बंदा पेमेंट 50 रुपए पहले कर चुका था, इस बार बंदा जो पेमेंट करेगा वो 50 रुपए कम की करके चलेगा, वो यहां पर 900 रुपए की पेमेंट ही करके चलेगा, क्योंकि इतना पैसा वो कम देकर चलेगा, राइट, यस सर।
अब यहां पर आकर आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ऐसे करके मालिक कि देखो, जितने का आपने बिल रेज कर दिया तो 950 का तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका यहीं पर आना ही आना है। इसके साथ साथ आपने 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, एक्सेस अमाउंट यहां पर दिया था। और हम जानते हैं कि इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसका इनवॉइस तो यहां जाकर इश्यू हुआ ना बाबू, इनवॉइस तो यहां जाकर इश्यू हुआ, लेकिन पैसा एडवांस में आपके पास में आ गया था। तो एडवांस पेमेंट पर भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाता है। तो 50 रुपए पर भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहीं पर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे 1000 रुपए के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आ जाएगा। अगले महीने क्या करोगे? अगले महीने जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, तो चूंकि 950 का आपका अमाउंट बिल का था, बट इसमें से जो 50 रुपए पहले ही आपके टैक्सेबल हो चुके हैं, तो यहां पर आकर आपका 950 नहीं बल्कि 900 रुपए के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। यह है नॉर्मल प्रोसीजर। अब यहां पर आकर क्या करना पड़ता है कि एयरटेल को बड़ी दिक्कत होती है, उसको पूरा एडजस्टमेंट दिखानी पड़ती है। किसी के 2 रुपए फालतू आगे, अगर मान लीजिए आपका 998 रुपए का बिल आता है तो आप 1000 रुपए का पेमेंट कर देते हैं। किसी के 2 रुपए एक्स्ट्रा है, किसी के 4 रुपए, किसी के 6 रुपए, किसी के 10 रुपए, उस पूरी चिल्लर का हिसाब रखना पड़ता है। कितनी चिल्लर एक्स्ट्रा में आई उस पर अभी जीएसटी भरो, फिर अगले महीने उतने पे कम भरो, ये खिचड़ी वाला काम हो जाता है। तो सरकार ने एक सहूलियत दी, एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। कैसा भला? कि आप इस चिल्लर को ना इग्नोर कर दो। आपके लिए ऑप्शनल यह है कि इग्नोर कर दीजिए आप इस चिल्लर को। अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया ही नहीं, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 950 का ही निकाला जाएगा। अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा आए ही नहीं, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 950 का आएगा। और अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास आया ही नहीं, तो फिर आगे एडजस्टमेंट की बात भी नहीं होगी। अगले महीने मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 950 पे ही निकल के आएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले केस के अंदर यहां 1000 और 900, 1900 पर सरकार को जीएसटी मिला था और अभी भी सरकार को जीएसटी 1900 पे मिलेगा। लेकिन एयरटेल के लिए बड़ा सुविधाजनक हो गया कि अगर इस ऑप्शन के तहत जितने भी इनवॉइस इश्यू किए होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट, किसका पेमेंट कम किसका ज्यादा आया है, वो इनवॉइस की कैलकुलेशन करेगा, टोटल मारेगा और इकट्ठा अपना जीएसटी का पेमेंट कर देगा। लेकिन चिल्लर की परिभाषा है एक्सेस। मेरे क्वेश्चन के अंदर 50 रुपए एक्सेस आए हैं, लेकिन एक्सेस का मीनिंग क्या है अल्टीमेटली? कहां तक ये प्रोविजन काम करेगा, कहां तक एक ऑप्शन काम करेगा? अगर आपका एक्सेस अमाउंट 1000 रुपए तक का आया है, अगर ये 1000 रुपए तक का एक्सेस अमाउंट आया है ना मालिक, तो ये प्रोविजन आपका काम करके चलेगा। क्या बोलते हैं भला? यहां पर आकर इसके बारे में लिखा हुआ है, एक्सेस के बारे में ये पूरा प्रोविजन लिखा है कि अगर 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है तो आप सप्लायर की इच्छा पर उसको इग्नोर किया जा सकता है। मुझे बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई? उसके बाद रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज के अंदर यहां पर सप्लायर होता है, यहां पर आपका रेसिपिएंट आदमी होता है मालिक। अब चूंकि रिवर्स चार्ज लग रहा है तो जीएसटी इस बंदे को भरना होगा, इसको भरना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ऑफ सप्लाई इसी के डोर स्टेप पर निकाला जाएगा। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या मैं यहां पर पेमेंट को बेस बनाऊंगा ऐसी की तैसी? नहीं सॉरी, क्या मैं यहां पर इनवॉइस को बेस बनाऊंगा? नहीं, ऐसे की तैसी। क्यों? क्योंकि इनवॉइस नाम की घटना इसके कंट्रोल में नहीं होती है, और जो घटना इसके कंट्रोल में नहीं है, क्या उसको बेस बनाकर यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या मैं यहां पर कंप्लीशन को बेस बना सकता हूं कि नहीं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्लीशन इसके हाथ में नहीं है, ये सप्लायर के हाथ में होता है कंप्लीशन। उसके बाद इसके हाथ में क्या? इसके हाथ में पेमेंट की घटना है, तो पेमेंट ग्रेड को यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि बंदा पेमेंट करे ही ना। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए एक टाइमर लगाया गया, 61वें दिन का, 61वां दिन फ्रॉम इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले होगा वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। तो 61वां दिन जो भी आ रहा होगा, यानी 60 दिन बाद की डेट, दैट मीन 61वां दिन जो होगा वो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। उसके बाद में यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन आता है कि अगर मान लीजिए वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर अगर ऐसी पेमेंट वेमेंट को कुछ बात नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहां पर जो बुकिश एंट्री की है उस दिन को यहां पर अपना कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन स्पेशल केसेस में यह बोलता है कि अगर मान लीजिए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मामला है, पहली बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मामला है, दूसरी बात, और आरसीएम लग रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और आरसीएम। सर जी इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो ऑलवेज आरसीएम लगता है, ऐसी की तैसी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं 20 रुपए का पेटीएम दूंगा, उस बच्चे को 20 रुपए का पेटीएम दूंगा मैं अभी के अभी, जो मुझे यह बता देगा कि ऐसी कौन सी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिस पर आरसीएम नहीं लगता है। देखते हैं कौन बता पाएगा। ऐसी कौन सी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिस पर आरसीएम नहीं लगता? ये आज का क्वेश्चन है 20 रुपए का, और देखते हैं कि हमारा सबसे होनहार बच्चा यहां पर कौन सा है। बाबू मैं फिर से एक बार बता दूं, मैं आपकी क्वेरीज लूंगा, मैं ये सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से तुरंत एक बार लाइव होऊंगा, फिर से लाइव होऊंगा, और तब आपकी क्वेरीज में लेकर चलूंगा, ठीक है ना, क्वेरी सेशन के नाम से। तो ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। उसके बाद वाउचर के बारे में, टोकन के बारे में जानते हैं कि अगर ये पहले से पता होता है,
अच्छा, टोकन जो होता है उसमें अगर आपको पहले से पता है कि इस टोकन के अगेंस्ट क्या सप्लाई किया जाने वाला है, अगर टोकन स्पेसिफिक है, टोकन या कूपन वाउचर मिला है उसमें पता सिर्फ खाना ही मिलेगा, तो खाने पर जीएसटी का रेट पहले से पता होता है, तो एट द टाइम ऑफ इश्यू ही उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर टोकन या कूपन इन जनरल नेचर का होता है जिसमें मल्टीपल चीजों की सप्लाई की जा सकती है, दैट मे कैरी डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी, इन सच ए केस वी विल हैव टू वेट टिल रिडम्पशन ऑफ द कूपन, क्योंकि एक्चुअल में हम जीएसटी कूपन के ऊपर नहीं लगा रहे बल्कि उसके अगेंस्ट जो सप्लाई की जा रही होती है उस पर जीएसटी लगाते हैं। और अगर मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी issued or sold out against the coupon, in such a case at the time of issue we have no information about the rate of GST, that which commodity will be supplied, so we will have to wait till redemption of the coupon। तो अगर हमें पहले से पता है कि इसके अंदर क्या सप्लाई की जाने वाली तो इश्यू डेट, और अगर नहीं पता है तो फिर रिडम्पशन की डेट तक हमें उसमें वेट करना पड़ जाता है। रेजुडरी प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और कहीं चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, कोई ऐसे की तैसे नहीं, सब कुछ कूड़ा कर रखा है, तो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी वो आपकी जैसे सर्च वगैरह हो जाती है ना, तो वहां पर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा रखा था तो वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई इस प्रकार से निकाला जाता है। और अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करा रखा था तो ये, और अगर नहीं करा रखा था तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो होगा वही आपका यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट और पेनल्टी का जीएसटी के दायरे में आते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस या डिपॉजिट है तो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, लेकिन अदरवाइज जो इंटरेस्ट होते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए हायर परचेज ट्रांजैक्शन हुई है, कंसिडरेशन डिले हो गया है, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं, ये आपके लायबल टू जीएसटी होते हैं, तो इनके ऊपर भी जीएसटी अपना लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि जैसे मान लीजिए मैंने आज मेन ट्रांजैक्शन कर दिया और कहा कि भैया अगर 1 महीने में पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने बाद मैं ब्याज लगाना शुरू कर दूंगा। यहां सप्लाई हो गई गुड्स के 18% की जीएसटी का गुड्स था आपका, बाद में आकर पेमेंट मिलती है और पेमेंट मिलती है विद इंटरेस्ट, क्योंकि बंदे ने 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया था, तो 1 महीने बाद जब पेमेंट आई तो विद इंटरेस्ट आई, तो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आया इंटरेस्ट का उसे कैसे अकाउंट फॉर करके चलोगे, क्योंकि आपने इनवॉइस तो अपनी गुड्स की वैल्यू का दिया था, बाद में इंटरेस्ट भी आ रहा, तो उसके लिए आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है और वो भी आपका जीएसटी के दायरे में आएगा। तो यहां पर सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि जो भी आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी मिलते हैं उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी लिंकेज कैसे होगी, उसे गुड्स मानोगे, सर्विस मानोगे, या फिर आप उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट करोगे। सर मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, वो कोई अलग से सप्लाई है ही नहीं, वो मेन सप्लाई का ही हिस्सा है। तो जो मेन सप्लाई अगर गुड्स की थी तो उसे भी गुड्स के अगेंस्ट मान के चलेंगे, अगर मेन सप्लाई सर्विस की थी उसे भी सर्विस मान के चलेंगे, मेन सप्लाई पे जीएसटी रेट 18% था तो उस पर भी 18% लेके चलेंगे। ये सारे काम अकॉर्डिंगली हम करके चलेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई का मेन सप्लाई का लेके चलोगे। अगर मेन सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई लेके चलते हैं तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि अगर मेन सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई तो यही निकल आया था और ड्यू डेट यहां बन गई थी, इंटरेस्ट आया है बाद में, तो जो इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी बनेगा उसको पता लगा टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही निकल चुका है, तो उसके ऊपर भी आपको ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि नहीं, सारे काम मेन सप्लाई के साथ ही लिंक किए जाएंगे। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होंगे इसमें बात कर रहे होंगे भला किस चीज की, टाइम ऑफ सप्लाई की, तो जिस दिन इंटरेस्ट या पेनल्टी का पैसा रिसीव हो रहा है उस पैसे को हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात बोल रहा हूं, इंटरेस्ट पेनल्टी का पैसा अगर मिलता है, जो मिला जितना पैसा मिला जब मिला उसका टाइम ऑफ सप्लाई वहां निकलेगा और उस पैसे को हम कम जीएसटी मानकर चलेंगे। whatever the amount that you have been received that will be considered as inclusive of GST। अगर नहीं मिला है पैसा, क्योंकि वो पेमेंट लिंक्ड इसका टाइम ऑफ सप्लाई है, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी का पैसा नहीं मिलता है या आप वेव ऑफ कर देते हैं तो उसका कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इस पर जीएसटी तभी आएगा जब वो पैसा आपको रिसीव होता है, जितना भी पैसा रिसीव होता है पूरा, विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, whatever the amount you have received that will be considered as inclusive of GST and accordingly your GST liability will be calculated over it। यस सर। तो ये बात हो गई आपके लिए सेक्शन नंबर 12 के अंदर। उसके बाद 13 के अंदर सर्विसेज की सेक्शन नंबर 12 आपके सामने यहां पर आ जाता है, ये इसी से कॉपी पेस्ट किया गया है। 12 के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इनवॉइस वाली डेट होती है वही आपकी यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। पेमेंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुराने समय के अंदर सेंट्रल एक्साइज वैट के अंदर एडवांस पेमेंट पर कोई टैक्स नहीं भरना होता था, इसलिए आज के डेट में यहां पर भी अगर एडवांस पेमेंट आता तो उस पर आपको कोई किसी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी वैसे करके। अच्छा जी, उसके बाद में अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू होता है तो इनवॉइस क्रेडिट, अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं होता है तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है, अभी लास्ट डेट कौन सी होती है, रिमूवल की डेट, अगर रिमूवल नहीं तो डिलीवरी की डेट हो गई, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो स्टेटमेंट की डेट हो गई, अगर उससे पहले पेमेंट आता तो पेमेंट की डेट हो गई, है ना। अगर मान लीजिए आपका वो
सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मामला था, जब आपका अप्रूव हुआ वहां पर, तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है वो आपकी यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी। अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं किया जाता है तो पेमेंट के साथ यहां पर कोई लिंकेज नहीं है, ये रिलैक्सेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं रहेगी है, क्योंकि हम पेमेंट के साथ इसको लिंक करके ही नहीं चलते हैं। पेमेंट से इसका कोई वास्ता नहीं होता है, गुड्स के केस में पेमेंट से कोई वास्ता नहीं है, पेमेंट के साथ टाइम ऑफ सप्लाई का कोई लिंक नहीं होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर भी सेम प्रोविजन है, दो चीज बदल गई है। एक, चूंकि गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है तो इसलिए एक नई चीज यहां पर ये ऐड हो गई कि भाई, और दूसरा जो 61 दिन थे उसकी बजाय यहां पर 31 दिन आ गए हैं, तो पेमेंट डेट और 31वां दिन, क्योंकि रेसिपिएंट के एंड पर हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, तो 31वां दिन, पेमेंट की डेट और गुड्स रिसीविंग डेट विच एवर इज अर्लीस्ट, जो तीनों में पहले हो वो यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। उसके बाद ये आपका रेस्क्यू प्रोविजन यहां पर आता है। बाकी तीनों के तीनों प्रोविजन आपके जो के त्यों हैं, जैसे कि आपके सर्विस सेक्टर में थे वैसे के वैसे ही आपके यहां पर दिए हुए हैं। तो सीए इंटरमीडिएट के लिए बात यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।